नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की ट्रेड डील के बारे में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। कई वर्षों से अटका हुआ, लटका हुआ, भटका हुआ ये डील। कारण यह है कि मोदी जी अपनी शर्तों पर यह डील चाहते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन उसके लिए जो 27 देश हैं राजी नहीं होते। वो कहते हैं कि आप अपनी शर्तों पर ट्रेड डील नहीं कर सकते। मोदी साहब की बेचैनी यह है कि अब अमेरिका की मार्केट बंद होने के कारण हमारे ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और भारत चाहता है, या मोदी जी चाहते हैं, साथ में पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण चाहते हैं कि कोई एक आधा एग्रीमेंट हो जाए ईयू के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में, तो थोड़े नुकसान की भरपाई हो जाए और अमेरिका को भी धौंस जमाने का मौका मिल जाए हमको कि देखो, तुम नहीं करोगे तो ये तो कर लेंगे। लेकिन समस्या यहां पर सारी ये है कि ईयू के साथ समझौता करीब करीब उन्हीं लाइंस पर होगा, आगे पीछे करके, जिस पर भारत का समझौता ब्रिटेन के साथ हुआ है। और ब्रिटेन के साथ समझौते के अंदर भारत ने बहुत सारी छूट दे दी है। मैं आपको बताऊं, खास तौर से लेबर के ऊपर छूट दी है कि लेबर के ऊपर अगर भारत कोई कानून बनाना चाहता है तो वो कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्क्रूटनी में आ सकता है। तो हम तो अपनी सॉवरेनिटी को भी गिरवी रख बैठे हैं साहब, सॉवरेनिटी को भी गिरवी रख बैठे हैं। और उस डील के अंदर तो ऑटोमोबाइल हो या फिर शराब हो, उनको भी पूरी छूट दे दी गई है कि 10 साल के अंदर अंदर जो है वो पूरा का पूरा जो मसला है वो कुछ इस किस्म का है कि जिसे देख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। यूरोपियन यूनियन के जो क्या कहते हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो अपने आप में और ज़्यादा क्लमजी हैं, और उनकी जो शर्तें हैं वो शायद हो सकता है कि भारत को गवारा ना हो। खैर, जो भी है, जैसे भी है, लेकिन जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो चीज़ें सारी की सारी शायद हो सकता है भारत को मंजूर ना हो। मुझे लगता है कि मुझे उन विषय के ऊपर बात करने की आज ज़रूरत होगी कि वो अल्टीमेटली क्या ज़रूरतें हो सकती जिसको भारत देने को तैयार नहीं है। मुझे ये तो देखना ही पड़ेगा अल्टीमेटली कि क्या चीज़ है। अब भारत जल्दबाजी में है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है कि कैसे भी करके हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दें। बातचीत के ना जाने कितने दौर हो गए, कितने साल हो गए। अब ईयू क्या चाहता है, भारत क्या चाहता है? क्या यूरोप की कारें बहुत कम ड्यूटी के ऊपर भारत में अलाउड होंगी? क्या वहाँ की मशीनें, वहाँ की शराब, वहाँ के डेयरी प्रोडक्ट्स भारत अलाउ करेगा? अब सुनने में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जितना सुहाना लग रहा है, ये अंदर से उतना ही काला है साहब, कांटे भरा रास्ता है। 2007 से बातचीत चलते चलते 18 साल हो गए हैं, कुछ नहीं हुआ। ब्रिटेन के साथ अल्टीमेटली जब वो ईयू से अलग हो गया तो इंडिया की दाल थोड़ी गर गई। लेकिन साहब 10 साल के अंदर अंदर जब वहाँ की सारी चीज़ें, ऑटोमोबाइल और शराब और बाकी कुछ और चीज़ें जो हैं लग्जरी की, जब उस पर ऊपर ड्यूटी ज़ीरो हो जाएगी, तब हमें सोचने की ज़रूरत होगी कि भाई अल्टीमेटली हम क्या करेंगे इसमें। चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं, एक नहीं है। अब रही बात कि यहाँ पर क्या भारत को वो शर्तें मंजूर होंगी? क्या भारत को वो शर्तें मंजूर होंगी? चलिए एक एक करके मुझे लगता है कि मैं उन शर्तों पे पहुंचने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर एक मेरे सामने एक छोटा सा, पहले मैं बता दूं कि ब्रिटेन के साथ जो हमारा एग्रीमेंट किया है उसमें
हमारी क्या शर्तें थीं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक हुआ है। तो यूके का जो ख़ास तौर से एग्रीमेंट है उसको बेस बना के भारत चाहता है कि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। ब्रिटेन के साथ अभी जो ट्रेड है सिर्फ $55 बिलियन का है, जिसमें हमारा जो एक्सपोर्ट है $22.5 बिलियन का है और इंपोर्ट $32.5 बिलियन का है। भारत को कुछ सफलताएं उसके अंदर मिली हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और वो सफलताएं टैरिफ को कम करने के बारे में हैं। भारत के करीब करीब 99% गुड्स के ऊपर ब्रिटेन के अंदर 0% ड्यूटी हो जाएगी। 99% टैरिफ लाइंस के ऊपर 0% ड्यूटी ब्रिटेन में लगेगी। तो भारत के लिए एक बोनांजा है यहाँ पर। अब इसका मतलब है कि टेक्सटाइल, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टॉयज, केमिकल्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये जब यूके में एंटर करेंगे तो उनके ऊपर कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं आएगी, यानी कि कोई टैरिफ नहीं आएगा। इसी के साथ में ब्रिटेन के भी 89.5% मोटा मोटा 90% की जो टैरिफ लाइंस हैं, और उसके अंदर जो कवर होता है 91% जो यूके का एक्सपोर्ट है भारत को, उस पर 0% ड्यूटी लगेगी। यानी कि हमारे 99% माल के ऊपर ब्रिटेन में 0% ड्यूटी लगेगी और उनके 91% के ऊपर 0% ड्यूटी लगेगी। अब कुछ एरियाज हैं जहां पर इंडिया ने अपने आप को सेफ गार्ड करने की कोशिश की है, जैसे कि डेयरी, अनाज, मोटा अनाज, दालें, और कुछ खास किस्म के ऑयल्स, एप्पल्स, गोल्ड, ज्वेलरी और लैब ग्रोन डायमंड्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें से कुछ चीज़ें बाहर रखी गई थी, जैसे एनर्जी, फ्यूल्स, मरीन वेसल्स, पॉलीमर्स, पर एक दिक्कत है इसके अंदर कि भारत ने जो ब्रिटेन को चाहिए थी उनकी कारों को और शराब को अच्छी खासी कंसेशन दी है। इसमें कारें भी हैं, अल्कोहल भी है और कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, और धीरे धीरे टाइम बाउंड मैनर के अंदर इनके ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं वो कम होती चली जाएंगी। अभी तो एकदम से ड्यूटीज़ आधी हो जाएंगी या 75% हो जाएंगी, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर साहब ये जो टोटल ड्यूटीज़ हैं ये कम होती चली जाएंगी। तो उस समय भारत की कार इंडस्ट्री या शराब इंडस्ट्री, उन सब के ऊपर आप खतरा महसूस कर पाएंगे, उस समय खतरा महसूस होगा। लेकिन ईयू के साथ जो है मुद्दा तो वही अल्टीमेटली, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे जो गुड्स जो यहाँ पर छूट दिए गए थे, ब्रिटिश एक किस्म से क्या कह सकते हैं कि पूरा का पूरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंडिया चाहता है कि हम ऑलमोस्ट सेम चीज़ें इनके साथ भी रेप्लिकेट कर लें, यानी कि रिपीट कर लें। पर क्या यह संभव है? मुझे लगता है वो संभव कतई नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और वो कारण अपने आप में दरअसल मैं एक एक करके आप तक लाने की कोशिश करूँगा कि स्टिकिंग पॉइंट्स क्या हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो यूरोप के साथ होने जा रहा है। 2007 से बातचीत चली, 2013 में रुक गई, 2022 में फिर से स्टार्ट हुई, अब फिर से बातचीत हो रही है। पीयूष गोयल और मोदी चाहते हैं कि अमेरिका को सबक सिखाने के लिए डील तुरंत हो जाए, लेकिन भारत ने शर्तें रख दी हैं। शर्तें यह हैं कि हम अपना एग्रीकल्चर और डेयरी नहीं खोलेंगे। अब भैया बात बड़ी सिंपल है, उनको एग्रीकल्चर का माल बेचने का है और डेयरी का माल बेचने का है। आपको छूट तो देनी पड़ेगी। आप कहोगे मैं तो, मेरी ये लक्ष्मण रेखा है, मेरी ये रेड लाइन है, वो उनको मंजूर नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। जैसे भारत ने अमेरिका में कपास को बोला कि यहाँ 100% छूट है, और डेयरी प्रोडक्ट्स में ये है कि आप कहते हो कि नहीं, भारत की सेंसिटिविटी और है, यहाँ पर गायों को हम लोग घास खिलाते हैं या वेजिटेबल फूड खिलाते हैं, तुम नॉन वेज फूड देते हो उनको, वहाँ पर नॉन वेज प्रोटीन डाइट देते हो। तो उसका उनके पास सोल्यूशन है, वो कहते हैं कि आप उसको रेड मार्क कर दो। इंडिया के अंदर तो सारी चीज़ें जो वेज और नॉन वेज में हैं वो ग्रीन मार्क और रेड मार्क के अंदर आती हैं, सबको पता है। भारत को डर लगता है कि अगर रेड मार्क में आया तो सारी की सारी चीज़ें आएंगी।
दूसरा, भारत चाहता है कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको वहाँ पर एंट्री दी जाए यूरोप के अंदर काम करने के लिए, आईटी में और बाकी में। यूरोप उसमें एप्रीहेंसिव कहता है मेरे अपने आदमी खाली पड़े हैं, उनको जॉब नहीं, तो मैं तुमको दे दूंगा, तो मैं तुम्हारी गारंटी क्यों लूँ कि मैं तुमको जॉब दूंगा। ये इंडिया चाहता है उनसे। तीसरा, इंडिया ये भी चाहता है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, और उसमें एक सबसे बड़ा बैरियर जो है वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, CBAM है। अब इसमें CBAM का मतलब है कि आप जब अपनी कोई चीज़ें फैक्ट्रियों में बनाते हो तो उसके लिए आसमान के अंदर कितना कार्बन आप एमिट करते हो। अगर ज़्यादा कार्बन एमिट करोगे तो आपके ऊपर यूरोप में ड्यूटी ज़्यादा लगेगी, टैरिफ ज़्यादा लगेंगे। अब ये बड़ा स्टिकिंग पॉइंट है, वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के ऊपर, जिसे CBAM कहते हैं। यूरोप छोड़ने को ही तैयार नहीं किसी को, कहता हम तो भैया इसको नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना कर लो, तुम्हें इसको कंप्लाई करना पड़ेगा। वो चाइना भी मजबूर हो गया है इन चीज़ों में, वो भी कहता है कि ठीक है। अभी जो रिसेंट उनका 5 ईयर प्लान आया उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, हम कार्बन एमिशन के ऊपर ध्यान रखेंगे और जो यूरोप की डिमांड्स हैं उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा एक्सेस टू द पब्लिक प्रोक्योरमेंट। अब भारत के अंदर जब कभी टेंडर निकलते हैं जो लोकल प्रोक्योरमेंट सरकार करती है, तो उसमें वो विदेशी कंपनियों को अलाउ नहीं करती है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि भाई साहब, जब आप अपने टेंडर खोलोगे तो हमें क्यों बाहर कर रहे हो, हमें भी आपके अपने टेंडर में शामिल होने दो, हम भी उसके अंदर कोटेशन देंगे। मोदी जी चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो कोटेशन दी जाती हैं उसमें अडानी अंबानी चलते रहें। इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूँ आपसे, और जो भारत के बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उन्हीं को पब्लिक पैसा मिलता रहे, तुमको क्यों मिले। अब वो कहते हैं भैया नहीं, आपको देना पड़ेगा हमको। आप चाहते हो कि हम आपके ट्रेड बैरियर खोलें, लेकिन आप अपनी मार्केट खोलने के लिए तैयार नहीं हो, डोमेस्टिक मार्केट ही खोलने को तैयार नहीं हो, तो वन वे ट्रैफिक हमको नहीं चाहिए, आप रखो अपने पास में। तो इंडियाज फेडरल प्रोक्योरमेंट लॉज ऑफन फेवर डोमेस्टिक सप्लायर्स, और इसको यूरोपियन बिडर्स को जो उसमें अपने दाम लगाने को तैयार है उनको देने को तैयार नहीं है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। अब यूरोपियन यूनियन कहती है भैया जी, जो ट्रिप्स प्लस है इसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जो पूरी की पूरी एक कमान है, आपको फॉलो करना पड़ेगा साहब। इंडिया कहता है कि अगर मैं सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को फॉलो कर दूंगा तो मैं जेनरिक मेडिसिन नहीं बना पाऊंगा। जेनरिक मेडिसिन दरअसल क्या होती है कि आपकी जो पूरा केमिकल की जो चेन होती है, जो पेटेंटेड दवाइयाँ होती हैं, तो सपोज करो A से लेके Z तक का उसमें कुछ केमिकल्स का चेन है या उसमें मॉलिक्यूल्स का चेन है। इंडिया क्या करता है, उसमें 1 या 2 मॉलिक्यूल हटा देता है और एक नया मॉलिक्यूल डाल देता है और कहता है देखो तुमसे अलग है और मैं दवाई बना लूँगा, और इंडिया बना लेता है। उसको जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री कहा जाता है। वो चाहते हैं कि भाई आप ये मत करो, आप चोरी करके मत करो, आप राइट्स लो ना उसको करके। तो ये भी स्टिकिंग पॉइंट है। दूसरा, यूरोपियन यूनियन चाहता है कि आप चाहते हो कि हमारे ऑलमोस्ट आपका 99% गुड्स हमारे यहाँ 0% पे आए, लेकिन भाई साहब हमारी जो कारें हैं, BMW है, ऑडी है, रेंज रोवर्स है, मर्सिडीज बेंज है, ऑडी है और बाकी गाड़ियां हैं, आप उनको भी तो एंट्री दो। स्कोडा वगैरह है, उसको भी तो एंट्री दो आप। साथ में शराब को भी एंट्री दो। अब यहां पर भारत पीछे हटता, कहता है नहीं नहीं भाई, ये इस पे आप मत करो, शराब को निकाल दो और आप कारों को निकाल दो। दरअसल अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाना चाहते हैं। अब वो कहते हैं कि आप भी, आपको अपनी कारें हैं तो आप यूरोप में आके बेच लो, हम अपनी कारें आपके यहाँ बेच लेंगे। अब इंडिया को लगता है कि यार यूरोप की कारें यहाँ आ जाएंगी तो हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री तो प्रोटेक्शन पे जीती है। लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारी कारें यूरोप में बिकें, तो वन वे ट्रैफिक तो हो नहीं सकता ना। तो यूरोपियन यूनियन को वो लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। अगर हम आपकी गाड़ियों को अलाउ करें तो आप हमारी गाड़ी को रिफ्यूज़ कैसे कर सकते हो। दूसरा, यूरोपियन यूनियन इज इंसिस्टिंग ऑन इनकॉर्पोरेटिंग द बाइंडिंग प्रोविजंस रिलेटेड टू एनवायरमेंट, लेबर एंड सोशल स्टैंडर्ड्स इन द एग्रीमेंट। अब यहाँ पर इंडिया पीछे हटता है क्योंकि यहाँ पे लेबर लॉज या एनवायरमेंटल के जो लॉज हैं, खुलेआम पोल्यूशन के लॉज फ्लाउट किए जाते हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। आप यूरोप में ऐसा नहीं कर सकते। तो इंडिया कहता है कि भाई ये तो हमारी रेड लाइन है, हम तो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ना तो हम पोल्यूशन पे बात करेंगे, ना हम लेबर पे बात करेंगे, ना अपने सोशल स्टैंडर्ड पे बात करेंगे। ये उनको मंजूर नहीं है।
यूरोप के अंदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की है जो प्रोटेक्शन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अब इंडिया में आप देखो तो जैसे कि फॉर एग्जांपल नाइकी का शूज़ बिकता है, तो नकली नाइकी के शूज़ भी इंडिया में लाखों करोड़ों बिकते हैं, सड़क के ऊपर आपने देखा होगा, और निशान बना दिया राइट का और नाइकी के शूज़ बिकते हैं। आप यूरोप में ऐसा नहीं कर सकते ना, आप नहीं कर सकते, अमेरिका में भी नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि भाई आप हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट ही नहीं करते, सारे के सारे हमारे नाम को बदनाम करते हो, आप वहाँ जाके चीप चीज़ें बनाते हो, तो ऐसे कैसे हो जाएगा। दूसरा एक रूल्स ऑफ ओरिजिन का भी एक चक्कर है, इसके ऊपर भी मैं कभी फिर डिटेल में बात करूंगा, बट दिस इज आल्सो ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। अब दोनों के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, विश्वास की जो कमी है, उसके कारण ये समझौता नहीं हो पा रहा है। इंडिया जोर दे रहा है यार आगे पीछे करके कर लो, लेकिन हम अपनी रेड लाइन नहीं छोड़ेंगे। जैसे अमेरिका के सामने लेके बैठे हमारी लक्ष्मण रेखा है, हमारी ये रेड लाइन है, हमारी ये लाल रेखा है, हम समझौता नहीं करेंगे। नहीं समझौता करोगे तो मरो, आपको झुकना तो पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि जापान झुकता है, कोरिया झुकता है, यूरोपियन यूनियन के 27 देश अमेरिका के सामने झुकते हैं, ब्रिटेन झुकता है, बाकी भी झुके ना सारे के सारे। झुकना तो आपको पड़ेगा ना अल्टीमेटली। और यूरोपियन यूनियन के तो 27 देश हैं, बड़ी मार्केट है। इंडिया चाहता है कि मार्केट मुझे मिले, मेरे सामान 99% जो हैं ब्रिटेन की तरह 0% पे हो, लेकिन मैं उनको नहीं दूँ, मैं उनकी चीज़ें रोक लूँ, नहीं तो मेरी गाड़ियाँ कहाँ से बिकेंगी। और फिर एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस हैं यूरोप के, वो चाहते कि इंडिया अपनी मार्केट खोले। अब ये एग्रीकल्चर के ऊपर तो अमेरिका का प्रेशर भी है और यूरोपियन यूनियन का प्रेशर भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत को ये मंजूर होगा। सवाल तो यह है ना, क्या भारत को ये मंजूर है या नहीं है। भारत क्या करेगा इस मामले में, कुछ कर सकता है क्या। यहां से सारी की सारी जो कमियां हैं वो निकल कर आ रही हैं, खासतौर से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, कि भाई किया तो किया क्या जाए, अल्टीमेटली हम कैसे क्या कहते हैं कि इसको लेकर चले आगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीयूष गोयल की नवंबर दिसंबर तक हमारा समझौता हो जाएगा। आप क्या यकीन करोगे पीयूष गोयल के ऊपर। ये वही पीयूष गोयल हैं जो कहते थे अमेरिका के साथ मई जून तक समझौता हो जाएगा, मई जून चले गए। फिर कहते थे जुलाई तक समझौता हो जाएगा, जुलाई चला गया। फिर कहते थे सितंबर तक ट्रेड डील हो जाएगी अमेरिका से, सितंबर चला गया। अब कह रहे हैं कि नवंबर तक ट्रेड डील हो जाएगी, नवंबर जाने को है, आ रहा है सामने। अब कह रहे हैं नहीं नहीं हम कोई टाइम सेट नहीं कर सकते। जब आपके कॉमर्स मिनिस्टर सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं और फिर कहते हैं कि ईयू के साथ समझौता हो जाएगा, भाई मैंने सारी शर्तें गिना दी आपके सामने, क्या आप इन शर्तों को मंजूर करना चाहते हो। देखो ऑटोमोबाइल पे छूट तो देनी पड़ेगी आपको, आप बच नहीं सकते। अभी तो आप 100-150% की ड्यूटी मारते हो उनकी कारों पे। आप सोचो भारत में आप एक मर्सिडीज कार खरीदते हो, या भारत में आप एक टेस्ला कार खरीदते हो, या भारत में एक BMW कार खरीदते हो, और आपने उसके 60 लाख रुपए दिए। एक्चुअली वो गाड़ी तो 20 लाख रुपए की है, टैक्स मिला के बाकी देशों में 30 लाख की बिकती है। आप दुबई वगैरह में उसकी सेम गाड़ी को खरीदोगे तो वो 25-30 लाख की गाड़ी है। इंडिया में वही टेस्ला खरीदोगे तो 70 लाख की गाड़ी है, तो आप 40 लाख आपको टैक्स चाहिए उसके ऊपर। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी चीज़ों पे यूरोप टैक्स ना मारे। देखो भैया, उनको तो मेन इंडस्ट्री वही है, एक डेयरी है, एग्रीकल्चर है, शराब है और ऑटोमोबाइल है। छूट तो आपको देनी पड़ेगी। और आपकी अपनी अगर शराब की इंडस्ट्री इतनी वाइब्रेंट है और आपको लगता है कि उनकी शराब की इंडस्ट्री आके, उनके स्कॉच वगैरह आके हमको नष्ट कर देंगे, तो भैया फिर डील नहीं होती आपकी। आपको शराब में भी छूट देनी पड़ेगी, आपको ऑटोमोबाइल में भी छूट देनी पड़ेगी, आपको एग्रीकल्चर और डेयरी में भी छूट देनी पड़ेगी, अदरवाइज ये डील नहीं होती है। फिर इसका मतलब है कि पीयूष गोयल और मोदी जी जनता को झूठ बोल रहे हैं, झुंझुना पकड़ा रहे हैं कि हमारी डील हो जाएगी। मैंने वो सारे तथ्य आपके सामने पेश कर दिए, मुद्दे जिसके ऊपर भारत ने लाल रेखा खींची हुई है। भारत को अपना सारा सामान यूरोप में बेचना है, लेकिन नहीं चाहता कि यूरोप वाले अपना सामान भारत में आके बेचें। तो भैया ऐसे डील नहीं होगी। आपको जो करना है कर लो, लेकिन मेरे शब्दों को लिख लो, ये डील होगी तो यूरोप की शर्तों पे होगी, हमारी शर्तों पे नहीं होगी। जैसे हमने ब्रिटेन के सामने सर झुकाया है, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया के सामने सर झुकाया है,
वाइन के ऊपर भी और ऑटोमोबाइल पे भी हमको सेम वहाँ भी सर झुकाना पड़ेगा कि 10 साल के अंदर अंदर ऑटोमोबाइल और वाइन्स के ऊपर, शराब के ऊपर जो बिल्कुल स्लैश कर देंगे पूरे के पूरे टैक्सेस, तो तब 10 साल बाद कौन बचाएगा इनको भैया? तो फेज्ड मैनर के अंदर रिड्यूस होते हुए चले जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप आए और आप हमें फीडबैक दीजिएगा प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी जर्नलिज्म को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी सिद्ध होंगे। धन्यवाद आप सबका।